हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज हम अपने फैशन स्टडीज फॉर क्लास 11 चैप्टर 1 का पार्ट 9 कवर करने जा रहे हैं, जिसका की टॉपिक है रेगुलेटरी बॉडीज इन फैशन एंड टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड इन फैशन था, छोटा सा टॉपिक है बट जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। Okay. The textile industry in India is one of the leading textile industries in the world, incorporating textile manufacturing and export. So जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में से वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से एक है। The economic liberalization in 1991 gave a boost to this industry. Means liberalization means loosening of the rules and regulations. द टेक्सटाइल एंड एंसिलरी यानी कि सपोर्टिंग सेक्टर्स जो होते हैं, टेक्सटाइल के सपोर्टिंग सेक्टर्स जो होते हैं, generate direct employment for over 35 million people in India, which makes it the second largest provider of employment इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। सो हमें तो इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि हम टेक्सटाइल या फैशन से कनेक्टेड हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं, हम शायद आगे उसमें काम भी करें, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया में जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। The textile industry is divided into several segments or subsectors, which include cotton textiles, silk textiles, the woolen textiles, handmade textiles, ready-made garments, jute and coir. There are several regulatory bodies in the Indian fashion and textile sectors comprising government, semi-government and private institutions. ऐसी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, जो कि इंडिया के टेक्सटाइल और फैशन सेक्टर में है, जिसमें कि कौन कौन आता है, गवर्नमेंट भी आती है, सेमी गवर्नमेंट भी आती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, कौन है, क्या काम है इसका, ये अब हम जानेंगे। The overall national level regulation of the textiles, apparel and handicraft sector take place under the assistant of the Ministry of Textiles. So जितनी भी रेगुलेशन है, जितने भी रूल्स बनाने होते हैं, जितनी भी चीज़ों को गवर्न करना होता है, जितनी भी चीज़ों की पॉलिसीज सेट करनी होती हैं या कुछ भी उसमें रूल्स बनाने होते हैं, तो वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जिसमें कि कौन कौन से सेक्टर आते हैं, टेक्सटाइल्स, अपैरल एंड हैंडीक्राफ्ट्स। It is responsible for the policy formulation, planning, development, export promotion and trade regulation in the टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स क्या करते हैं, पॉलिसी को फॉर्म करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरह से होनी चाहिए चीजें, या कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या बेस सेटअप होना चाहिए, कहाँ से एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट का प्रमोशन कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगी, ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। This includes all natural and man-made fibers used to make textile, clothing and handicrafts. इसमें सारे natural और man-made fibers include हो जाते हैं। The objective of the scheme of integrated textile parks is to identify industrial location। मतलब ये स्कीम किस लिए है, ताकि इंडस्ट्रियल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करा जा सके और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा सके टेक्सटाइल्स के लिए, ताकि वहां से एक्सपोर्ट करना और वहां से प्रोडक्शन करना इजी हो जाए। The Government of India has taken several initiatives including a number of export promotion policies। उन्होंने कुछ export promotion policies बनाई हैं with incentives to broad based coverage of market linked product, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, in order to increase the Indian share for textiles and clothing in the global market। global market में इंडिया का नाम सबसे ज्यादा हो या इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा हो in terms of textiles and clothing। सो लेट्स सी कि क्या स्कीम है। वेलफेयर स्कीम्स टू वीवर्स एंड आर्टिजन्स, बिकॉज वही होते हैं जो हमारा फैब्रिक हमें बना के देते हैं। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, जहां से कि लोग सेलिंग इजी हो जाती है, एंड अदर मार्केटिंग इनिशिएटिव्स टू प्रमोट नीश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डिफरेंट इवेंट्स, जैसे कि ट्रेड फेयर्स वगैरह होती है उनके थ्रू। स्किल डेवलपमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस ऑल सबसेक्टर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंडल्ज हो सके।
financial packages to help हैंडलूम सेक्टर्स, वीवर्स एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो इस चीज में काम करते हैं। टेक्सटाइल पार्क सेटअप करते हैं जो कि क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है टू सेवरल मिलियन टेक्सटाइल वर्कर्स इन द अपैरल, hosiery, silk, processing, technical textiles including carpet and power loom areas. Such industries are supported in the following aspects. मतलब इन सारी इंडस्ट्रीज को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, लैंड दिया जाता है, इन कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है जिसमें कि क्या फैसिलिटीज होती है, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, पावर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस एक्सेट्रा। फैक्ट्री बिल्डिंग्स फॉर प्रोडक्शन पर्पस, मशीनरीज प्रोवाइड की जाती हैं, बिल्डिंग्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज लाइक टेस्टिंग लैबोरेटरीज, क्योंकि जब भी गारमेंट बनता है तो ऐसे ही बस स्टिचिंग करने से ही उसका काम खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद उसकी लैब टेस्ट होती है कि स्टेन लगेगा तो कैसे हटेगा, या मतलब उसकी फटने के चांसेस कितने हैं, टेयर होने के चांसेस कितने हैं, कितनी फोर्स लगाने पे वो टेयर हो जाएगा। सो ये सारे इवन उसके कलर के लिए भी लैब टेस्ट होता है कि वो निकलेगा तो नहीं, कलर ब्लीच तो नहीं होगा। तो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। डिजाइन सेंटर जिसमें कि कपड़ों की डिजाइनिंग हो सके, ट्रेनिंग सेंटर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, पैकेजिंग यूनिट, ऑफिसेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा। क्योंकि प्रोडक्ट को मार्केट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि उसको बनाना। ओके, देयर आर सम एडवाइजरी बोर्ड्स। एडवाइजरी बोर्ड्स का क्या काम होता है? द मेन टास्क ऑफ दीज बोर्ड्स इज टू लुक आफ्टर प्रोडक्शन लेवल्स, कि कितने लेवल पे प्रोडक्शन चल रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लुक आउट करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि मार्केट में आ रही हैं। Advisory boards that operate under the aegis of Ministry of Textile include, मतलब उनके असिस्टेंस में जो ऑपरेट होती है वो दो हैं, ये सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल सिल्क बोर्ड। Okay, now the next topic is Export Promotion Councils, EPC, इसकी short form है EPC. There are no, these are non-profit organizations which include, ये सारे नाम आप पढ़ सकते हैं, ये अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, मेनली न्यू दिल्ली एंड मुंबई में लोकेटेड है। Each EPC is responsible for promotion of a particular group of products, जो भी प्रोड्यूस होता है उसके प्रमोशन के लिए ईपीसी हेल्प करती है। प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज टू एनहांस एक्सपोर्ट्स इन दीज सेक्टर्स, ताकि हमारे ये सामान ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो पाए। द फंक्शन ऑफ दीज ईपीसीज आर टू प्रोजेक्ट इंडियाज इमेज अब्रॉड एज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये ईपीसी हेल्प करती हैं इंडिया की इमेज बनाने में, बाहर अब्रॉड इंडिया की इमेज बनाने में, कि इंडिया पे आप लोग रिलाई कर सकते हैं, हम लोग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। To assist their member exporters to take advantage of such opportunities for expansion and diversification by providing commercially relevant information and advice on design improvement, technology upgradation, standards and specification, product innovation, etc. To organize visits of delegates and members abroad to explore business avenues, means ये लोग abroad tour भी organize करते हैं। To encourage and monitor observance of international standards and specification by exporters, to build a database of India's export import figures and provide data on international trade, जैसे कि आगे study करने में, आगे analyze करने में help होती है। Okay, so this was a very small topic. I hope you have understood this topic. और अगर कोई भी doubt हो, please comment down below. I will be really happy to help you out. So thank you for watching and please share and like my video.